वेलकम माय डियर रॉकेट, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं रानी द रियल स्टोरी। मूवी की शुरुआत होती है एक फेस्टिवल से, जहां पर इस एरिया का एमएलए धर्मराज आता है। उसका वहां स्टेज पर बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत होता है। असल में बात यह है कि धर्मराज की जो बहन है शीला, वो उसकी जीवनी लिख रही है, यानी कि बायोग्राफी। धर्मराज फिर सभी को बताता है कि ये किताब फेस्टिवल के 10वें दिन लोगों के सामने आएगी। अब हम इस फेस्टिवल में एक मेड, यानी उसका नाम है रानी, उसे देखते हैं। वो एक छोटी बच्ची के साथ आई होती है। धर्मराज वहां भाषण देने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके कुछ देर के बाद हमें विनयान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि धर्मराज का साला है। और विनयन के दिमाग में लगातार कुछ चीजें चल रही है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो धर्मराज के घर से बाहर जा रहा है। अचानक वो जब किसी से बात करता है, तभी उसका संतुलन बिगड़ता है और उसकी गाड़ी का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन भाग्य से बच भी गया था। अब इस बारे में जब पुलिस को पता चलता है, तो वो उस हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर बताता है कि विनयान तो बच गया, लेकिन उसकी हालत सही नहीं है। हमें कल तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। इंस्पेक्टर का नाम होता है सोमन। रात में सोमन एसपी नासिर को कॉल लगाता है और उनसे विनयन के बारे में बात करता है। इस पर नासिर उससे पूछता है कि तुमने इस बारे में एमएलए के घर पर कॉल लगा के पूछा? सोमन जवाब देता है कि नहीं, हम वहां गए थे, पर पता चला कि किसने धर्मराज को ही मार दिया है। और ये सुनकर तो नासिर की नींद ही उड़ जाती है। वो जल्दी से बाकी की पुलिस फोर्स के साथ एमएलए धर्मराज के घर पहुंच जाता है। तभी वहां उसे मौके पर नासिर की मेड रानी मिलती है, जिसके पूरे चेहरे पर खून के छींटे बिखरे होते हैं। हालांकि रानी का कहना यह होता है कि ये खून मैंने नहीं किया है, पर पुलिस उसे पूछताछ के लिए प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर लेकर जाती है। अब मर्डर का कोई हथियार तो नहीं मिलता, इसलिए पुलिस को सबूत चाहिए होंगे रानी को गुनहगार साबित करने के लिए। केस बहुत पॉलिटिकल था, तो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाती है। पिछले दिन धर्मराज ने मरने से पहले जो खाना खाया, उसने क्या खाया, इस बारे में पुलिस वालों के बीच बहुत डिस्कशन होता है। अब वो आपस में बात करते हैं कि सबसे पहले तो धर्मराज किसी जमीन के मैटर के सिलसिले में पास के गांव में गया था। फिर उसने फेस्टिवल में आकर अपनी बुक के रिलीज के बारे में बताया। इसके बाद वो घर चला आया। पहले तो धर्मराज ट्राइबल लोगों को कपड़े और बाकी चीजें बांटने के लिए जाने वाला था। उसने अपने घर में कुछ ट्राइबल लोगों को कुछ जरूरी चीजें बांट दी। फिर उन सभी के जाने के बाद ना तो धर्मराज के घर पर कोई आया, ना ही वहां से कोई गया। घर में धर्मराज के अलावा उसकी बहन शीला और मेड रानी थी। पुलिस इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व कर रही होती है, लेकिन इसके लिए पुलिस की टीम में एक दिमाग वाले इंसान की जरूरत थी। और फिर नासिर के कहने पर सोमन रिटायर्ड ऑफिसर बासी से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने ऐसे कई केसेस को सॉल्व किया है। और सोमन के कहने पर बासी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होकर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। हालांकि उसे कैंसर भी है, लेकिन फिर भी वो काम तो करना चाहता है। बासी यहाँ बातों ही बातों में बताता है कि धर्मराज का असली नाम सेल्वन है, और उसके इतना बोलते ही सीन जाता है 1978 में, जब सेल्वन यानी कि धर्मराज पत्थर तोड़ने का काम करता था। अब क्योंकि धर्मराज तो अनाथ था, तब उसे शीला की मां ने गोद लिया। वहीं से धर्मराज अपनी बहन को बहुत मानता था। फिर जैसे जैसे समय बीता, धर्मराज पॉलिटिक्स में आ गया और फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पूछताछ में सबसे पहले बारी आती है धर्मराज की बहन शीला की। पूछने पर वो बताती है कि मुझे रानी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए पिछले 3 साल से काम कर रही है। उसने धर्मराज की बायोग्राफी लिखने में मेरी मदद भी की। आप लोग उस मासूम को क्यों खूनी साबित करने में लगे हुए हैं सर? कहीं आप उसके चक्कर में किसी और को बचा तो नहीं रहे हो? खून रानी ने नहीं किया है, और अगर आप लोग कह रहे हो कि उसने खून किया, तो फिर आप मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत दिखा दो। अब बासी पूछता है कि रानी फेस्टिवल से कब लौटी थी और उसके साथ वो बच्ची कौन थी। शीला बताती है कि रानी उस बच्ची के साथ 10 बजे तक घर लौट आई। साथ ही वो मेरे घर के अलावा 2 और घर में काम करती थी, और जो बच्ची उसके साथ थी ना, वो दूसरे घर में जिनके यहाँ काम करती थी उनकी बेटी थी। वो दोनों घर पर नहीं थे। रात भी बहुत हो चुकी थी, तो रानी मेरे घर पर रुक गई। मैंने भी धर्मराज की किताब पूरी कर ली थी, और उसी की एक कॉपी देकर मैंने रानी को उसके पास भेज दिया। अब पुलिस पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने देती है। शीला अपने वकील से रानी के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर तो उसे बाहर निकालना पॉसिबल है नहीं, बाद में ही देखना पड़ेगा। शीला के जाने के बाद पुलिस धर्मराज के पीए लालजी से पूछताछ करना शुरू करती है। लालजी पूछने पर बताता है कि मुझे इस मर्डर में किसी और का हाथ लगता है। दरअसल धर्मराज ने किसी कंपनी को एक ऐसी जमीन बेची थी जिस पर गवर्नमेंट का स्टे था। अब जो उस कंपनी का मालिक था, वो इस स्टे भी जमीन का पैसे देने को तैयार नहीं था। ऊपर से जो एडवांस दिया था, वो भी वापस मांग रहा था। उसने एडवांस में 3.5 करोड़ रुपए दिए थे। इस पर धर्मराज ने उस कंपनी के ओनर को बाकी की पेमेंट करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था। हालांकि उसने ये भी कहा था कि तुम्हें इस जमीन पर जो करना है करो, मेरे रहते कोई तुम्हें हटा नहीं सकता। अब लालजी के मुताबिक इसमें उन्हीं पैसों का एंगल शामिल हो सकता है, क्योंकि इतना सारा पैसा धर्मराज घर में ही रखा था। अब बासी पूछता है कि इस पैसे के बारे में आपको कैसे पता था? यहाँ लालजी धर्मराज की बहन शीला का नाम लेता है। अब दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है कि वैसे तो रानी के खिलाफ कोई केस नहीं था इससे पहले, लेकिन धर्मराज की मिस्ट्रेस महेश्वरी ने एक बार उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट जरूर लिखवाई थी, मगर बाद में उन्होंने इस कंप्लेंट को वापस भी ले लिया। तो अब बारी थी महेश्वरी के साथ पूछताछ करने की, जिसके पिता वैसे तो काफी अमीर थे, लेकिन उसे धर्मराज से प्यार हो गया था।
बात करें रानी की तो उसे धर्मराज ने महेश्वरी के यहाँ काम करने के लिए भेजा था। महेश्वरी के घर जब रानी आई तो उसकी मुलाकात 90 साल की एक बुजुर्ग महिला से हुई जिन्हें रानी दादी कहती थी। असल में दादी यहाँ पर जब 15 साल की थी तब से ही है, वो यहाँ का हर एक चीज संभाल रही होती है। असल में महेश्वरी के पिता यहाँ के मंदिर के पुजारी भी थे, पर अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। और दोस्तों, जो फेस्टिवल हमें शुरुआत में दिखाया गया था उसे ऑर्गेनाइज वही करवाते थे, मगर इस बार ये जिम्मेदारी खुद धर्मराज ने उठाई। फिर यहाँ का सारा काम कुछ ही दिनों में रानी ने संभाल लिया। अब दादी बूढ़ी हो चुकी थी तो वो महेश्वरी के किसी काम की नहीं रही, इसीलिए उन्होंने दादी को निकाल दिया। फिर एक दिन महेश्वरी को पता चला कि मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाले जेवर चोरी हो चुके हैं और रानी भी घर से गायब है। इस बारे में जब धर्मराज को पता चला तो उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने महेश्वरी के कहने पर रानी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। तभी वहां पर रानी दादी को लेकर आ जाती है। पूछने पर वो बताती है कि दादी इस बार का फेस्टिवल देखना चाहती थी, इसलिए मैं उनको लेने गई थी। साथ ही मैं मूर्ति के जेवर को भी लेकर गई क्योंकि उसका हार एक जगह से टूटा हुआ था और उसे सिर्फ दादी ही बनवा सकती थी, इसीलिए मैं इन जेवरों को लेकर गई। वो सारे जेवर दिखाती है। उसने इस बारे में महेश्वरी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो बताती तो महेश्वरी उसको जाने नहीं देती। ये बात जानकर महेश्वरी को गिल्ट हुआ। उसने रानी के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले ली। इन्हीं सब के दौरान पुलिस को पता चलता है कि फेस्टिवल में किसी बड़े अटैक का प्लान है, क्योंकि पुलिस ने वहां पास में काफी सारे एक्सप्लोजिव्स को बरामद किया है। अब इसका धर्मराज की मौत से क्या लेना देना है या फिर नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। पुलिस को मर्डर वाली रात धर्मराज के घर के बाहर एक मोबाइल मिला था जो कि धर्मराज के किसी एम्प्लॉय का था और वो रानी को पसंद करता था। उसी रात उसी ने रानी और रितु को धर्मराज के घर तक लिफ्ट भी दी। उसने रानी से कुछ कहने की कोशिश की पर रानी ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया, लेकिन वो रानी से अपने दिल की बात कहना चाहता था, इसलिए उसने दीवार लांघकर धर्मराज के घर दाखिल होने का सोचा। इस दौरान उसने एक तरफ से वेनियान को गाड़ी से निकलते हुए देखा और दूसरी तरफ एक आदमी धर्मराज के घर से एक बैग घसीट कर लेकर जा रहा था। अब ये कौन था इसका हमें आगे पता चलेगा। अब बारी आती है धर्मराज की पत्नी सोना की, जो कि बासी के पूछने पर बताती है जिस रात धर्मराज की मौत हुई उसके पहले उनका झगड़ा मेरे भाई बेनियान के साथ हुआ। दरअसल आज धर्मराज जो कुछ भी था वो सोना के पिता की वजह से था। ये सारी दौलत शोहरत उन्हीं की थी। यही बात बेनियान ने उसको ताना मारते हुए बोली थी, जो कि धर्मराज को बुरी लगी और उसने बेनियान को बेइज्जत करने के साथ उससे ये भी कहा कि तुम आज के बाद इस घर में तो क्या इस शहर में भी नहीं दिखना। इसके बाद बेनियान यहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। सोना के मुताबिक इस एक्सीडेंट में धर्मराज का हाथ हो सकता है और धर्मराज अपनी पत्नी से बिल्कुल सही से पेश नहीं आता था और सोना चाहती थी कि धर्मराज को काफी बुरी मौत मिले। लेकिन धर्मराज को एक औरत अकेले कैसे मार सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब यहाँ पर जिक्र होता है रितु का, जिसे एक अनाथ आश्रम में निमी ने गोद लिया था और निमी एबी के साथ लबिन में रहती थी। दोनों के पेशे की बात करें तो निमी एक हॉस्पिटल में हेड नर्स थी, जबकि एबी एक जर्नलिस्ट था जो कि धर्मराज की जमीन की डील में जो स्कैम था उसकी जांच कर रहा था। उसे कुछ भी करके धर्मराज को एक्सपोज करना था, इसलिए फेस्टिवल वाले दिन निमी हॉस्पिटल में थी और अपने काम के सिलसिले में एबी बाहर गया हुआ था। इसी कारण रितु भी रानी के साथ फेस्टिवल में थी और उसी दिन रानी धर्मराज के घर रुक गई थी। ये तीसरा घर था जहाँ रानी ने काम किया था। निमी और एबी दोनों ही अपने काम के चलते रितु को संभाल नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने रानी को रखा और थोड़े समय में रितु रानी से काफी अच्छी घुल मिल गई। पर उस रात रानी को धर्मराज के खून करने के सस्पेक्ट में पुलिस लेकर चली गई। तब से रितु बहुत उदास रहती है। साथ ही यहाँ पर निमी और एबी दोनों ही रानी की काफी अच्छी तारीफ करते हैं। वहीं पुलिस की दूसरी साइड की इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है कि आखिर एक्सप्लोजिव्स का आइडिया किसका था और इसके पीछे किसका हाथ था। उन्हें पता चलता है कि जिसे बैग ले जाते वक्त धर्मराज के घर से बाहर जाते हुए देखा गया था वो मशहूर क्रिमिनल्स चार्ल्स था, जो कि अपनी गैंग की मदद से इन पैसों को लेकर वहां से चुपचाप निकलना चाहता था। उसे तमिलनाडु और केरला की पुलिस मिलकर पकड़ती है, लेकिन भागने के दौरान शूटआउट में चार्ल्स मारा जाता है। अब पूछताछ करने के दौरान चार्ल्स की गर्लफ्रेंड बताती है कि चार्ल्स ने देखा था कि उस बैग में पैसे हैं। जब उस रात धर्मराज मारा गया तो उसने पैसों के साथ भागना सही समझा। दरअसल धर्मराज ने चार्ल्स को इसीलिए हायर किया था ताकि वो फेस्टिवल के 10वें दिन वहां पर धमाका कर पाए, जिसमें कई लोग मारे जाएं, जिनमें धर्मराज की बहन शीला भी शामिल थी। जो पैसा इन लोगों के पास से बरामद होता है उसी बैग में वो मर्डर वेपन भी है जिससे धर्मराज को मारा गया था। तब इन लोगों को धर्मराज के खून के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। जाहिर है रानी को उन्होंने छोड़ दिया होगा। हालांकि बसी को अभी भी शक होता है कि कुछ तो छूट रहा है, यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। उसे अभी भी रानी पर शक होता है। फिर उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन और महेश्वरी के घर रह रही दादी से ये पता चलता है कि महेश्वरी के पिता की जान धर्मराज ने ली थी। साथ ही जो धमाके का प्लान धर्मराज कर रहा था वैसा ही कुछ कालीमला नाम के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। बताया जाता है कि वहां पर ऑयल कैंप की वजह से वहां स्कूल में आग लग गई और उस आग में सभी बच्चे और उन्हें पढ़ा रहे टीचर मारे गए। जाहिर है ये काम धर्मराज का ही था, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। इस भयानक हत्याकांड के वक्त कुछ बच्चे और उनकी इकलौती टीचर बचने के लिए पानी में कूद गए थे,
जिस कारण उनकी लाश आज तक नहीं मिली। जब निम्मी अपने शुरुआती दिनों में थी तब उस वक्त कालीमला में ही वो सोशल वर्क कर रही थी। वहीं रानी को अस्थमा की बीमारी थी तो प्रेजेंट वक्त में वो निमी के हॉस्पिटल से ही दवा ले रही होती है। जिस रात धर्मराज की मौत हुई उससे पहले निमी के सिम से एक फोन कॉल शीला को किया गया था, जबकि उसने बयान दिया कि मैं तो शीला को जानती नहीं। लेकिन यह भी कहता है कि वो नंबर भले ही निमी का हो लेकिन उसे मैं इस्तेमाल करता था। मैं अक्सर शीला की लिखी बुक को लेकर फॉलो अप लेता रहता था ताकि मुझे कुछ न्यूज मिल जाए। अब यहाँ से जाते वक्त बासी देखता है कि ऋतु एक ट्रेडिशनल सॉन्ग गा रही है जो उसे रानी ने सिखाया है। उस सॉन्ग के जरिए बासी को पता चलता है कि ये कालीमला में रह रहे आदिवासी जातियों का गीत है, इसीलिए वो कालीमला जाकर सच्चाई पता लगाने का मन बनाता है। यहाँ अभी कहता है कि मुझे धर्मराज की सच्चाई से पर्दा उठाना है, मेरी और आपकी मंजिल एक ही है, फिर चाहे आप मानो या न मानो, तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? बासी इसके लिए हाँ कर देता है। अगले दिन दोनों ही कालीमली पहुंचकर चर्च के फादर से मिलते हैं, जो इन्हें बताता है कि इस एरिया में कई सारे खदानें हैं जिनमें बिना किसी के परमिशन के गलत तरीके से पहाड़ और पत्थर ब्लास्ट करके तोड़े जाते हैं। इससे होता यह है कि जो आदिवासी जनजाति है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता है। साथ ही उस जगह पर जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पानी लेने जाने के लिए इन्हें खदानों से होकर जाना पड़ता है, जिस कारण धमाकों की वजह से कई आदिवासी बच्चों की मौत हो जाती है और जो लड़कियां रहती है उनका वहां काम कर रहे लोग बलात्कार करके उन्हें भी मार देते हैं। यानी प्रकृति के साथ ये लोग हर चीज से खिलवाड़ करते हैं। इस घटना के बारे में कहीं नहीं आया, पर जब एक टीचर को पता चला तो उन्होंने इन आदिवासियों की मदद करने की ठानी, क्योंकि इन्हें भी तो जीने का हक है। जो स्कूल जला था उसमें एक फोटो बच गई थी और वो फादर बासी को दिखाते हैं। उसमें टीचर और बाकी के स्टूडेंट्स के साथ हम रानी को देख सकते हैं, यानी कि रानी इन्हीं लोगों में से एक थी। टीचर जब से आई उन्होंने इन आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। इसी बीच रानी जब 14 साल की उम्र में बलात्कार की वजह से प्रेग्नेंट हो गई तो उस टीचर ने इसकी डिलीवरी में मदद की। उन्होंने यहाँ के लोगों को नई उम्मीद दी। दोस्तों, यहाँ रिवील होता है कि इस टीचर का नाम रानी था, जिसे अब उनकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट इस्तेमाल कर रही है। एक दिन जब टीचर ने पहाड़ों पर धमाके होते हुए देखे तो वो उसे बंद करवाने के लिए धर्मराज के पास शिकायत करने गई, क्योंकि धर्मराज ही इन खदानों और जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करके गैर कानूनी ढंग से काम करवाता था। उसने इसलिए महेश्वरी के पिता को मारा ताकि वो इस बार का फेस्टिवल अपने हिसाब से करवा पाए। फिलहाल जब वो खदान का ये काम करता था तब 2014 का साल था और इस वक्त वो एमएलए भी था। उसे टीचर ने उस वक्त कंप्लेंट करने की धमकी दी थी, पर जब धर्मराज नहीं माना तो उसके खिलाफ टीचर ने कंप्लेंट कर दी। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में बड़े बड़े लोग शामिल थे, तो उनके कहने पर धर्मराज के आदमियों ने टीचर और रानी दोनों को ही काफी मारा। साथ ही धर्मराज ने पहले टीचर को सबके सामने जलाया और फिर स्कूल में आग लगाई, जिसमें कई सारे बच्चों को उसने यूं ही मार दिया ताकि उसका धंधा चलता रहे। इस दौरान धर्मराज ने रानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सब देखकर रानी भी एकदम से टूट चुकी थी। फिलहाल कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये केस खत्म हो चुका है, लेकिन जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसे धर्मराज की बॉडी में एक अनजान सब्सटेंस मिलता है, जिसके बारे में रिपोर्ट लेने के लिए वो एम्स को भेजते हैं ताकि पता लग पाए कि ये क्या था। पर इस केस का हल करने के लिए एसपी साहब को इतनी जल्दी होती है कि वो उस रिपोर्ट का इंतजार ही नहीं करते, क्योंकि केस तो खत्म हो चुका था। तो आखिरी बार बासी शीला से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है, मुझे पता है आप, रानी, निम्मी, महेश्वरी किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ जाकर हमें असली कहानी का पता चलता है। असल में जैसे हमें बताया गया है कि निम्मी भी उस वक्त कालीमला में थी जब रानी ने उसकी और टीचर की मदद से एक बच्चे को जन्म दिया। फिर जब धर्मराज ने वहां पर आग लगाई, कई बच्चों सहित टीचर को मार डाला, तब निम्मी उस बच्ची को लेकर छिप गई और वो वहां से उसको बचा ले आई। इस बच्चे का नाम ऋतु था। जब ये सब कुछ निम्मी ने शीला से बताया तो उसने निम्मी को एक हॉस्पिटल में जॉब दिलवा दी। निम्मी इस बच्ची की माँ के मिलने का इंतजार कर रही थी। बाकी उसे और एबी दोनों को ही ऋतु से बेहद प्यार था। 5 साल जब और बीत गए तो यहाँ उस बच्ची की माँ रानी आई, जिसका मकसद कुछ और था। असल में शीला धर्मराज की किताब का एंड नहीं लिख पा रही थी, जिसे लिखने में रानी ने उसकी मदद की। इसी बीच इलेक्शन होने वाले थे, तो धर्मराज ने लोगों के मन में सिंपैथी पैदा करने के लिए इस फेस्टिवल के 10वें दिन चार्ल्स को बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहा, वो भी तब जब उसकी बहन शीला स्टेज पर हो। लेकिन ये बात सबको पता नहीं थी, इसीलिए लोगों को उसका दुख सच्चा लगे तो धर्मराज ने ये प्लान बनाया। इसके बारे में उसने महेश्वरी से शेयर किया था, जिस कारण शीला के सामने उसके भाई की असलियत आ चुकी थी, वो भी इनके साथ। फिर वो भी महेश्वरी के साथ मिल गई, और वो महेश्वरी थी जिसने उस दिन धर्मराज को शराब में जहर दी। वो भी अपने पिता का बदला उससे लेना चाहती थी। इस जहर को पीने से धर्मराज का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और उसे इन लोगों ने इस तरह काफी बुरी मौत दी। धर्मराज उस बॉम्ब ब्लास्ट से कई लोगों की जान लेने वाला था, और फिर वो झूठ झूठ के अपने आंसू बहाता और लोगों से वोट पाता, और इस कारण इन्होंने जो किया वो बासी की नजरों में बिल्कुल सही था। हालांकि असली पत्ते खुलने तो अभी बाकी थे। अगली सुबह सारी सच्चाई जानने के बाद बासी एसपी नसीर से मिलने जाता है, तो नसीर बासी को इस केस में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताता है, इस केस को इतनी जल्दी निपटाने की वजह से मुझे प्रमोशन मिल गया है और इस वजह से मेरा दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, बस वहीं की तैयारी है। मगर इसी बीच बासिर की नज़र
नासिर की मेड पर पड़ती है, जो कि चाय लेकर आती है। दरअसल रानी को काम पर रखने के लिए नासिर को शीला ने ही कहा था, ये बोलकर कि वो अनाथ भला कहाँ जाएगी। तब दया करके नासिर ने उसे रख लिया। असल में कालीमला में जो स्कूल को जलाने वाला कांड धर्मराज ने किया था, उसे दबाने वाला ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि ये नासिर ही था। यानी अब उसकी बारी है, इसीलिए रानी उसके घर में थी। अब ये देखकर बासी जाने लग जाता है तो नासिर उससे कहता है कि चाय तो पीकर जाओ। बासी जवाब देता है कि सर, ये चाय आपके लिए है, मैंने सोचा आपके जाने से पहले आपसे एक बार मिल लूं। इतना कहकर वो चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था रानी ने इस चाय में जहर मिलाया है, जिसे पीकर नासिर का खेल खत्म होने वाला था। अब आखिर में हमें दिखाया जाता है कि आखिर किसने धर्मराज को अपने हाथों से मारा। दरअसल जब धर्मराज ने टीचर को जलाया था, तब रानी और फादर ने उसे बचा लिया। वो टीचर पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने उसे किसी तरह नई जिंदगी दी। वो टीचर मरी नहीं थी, उसने अपने जले हुए चेहरे के दर्शन धर्मराज को मरने से पहले करवाए थे, और वही थी जिसने धर्मराज को बेरहमी से मार डाला। उसी दौरान खून के छींटे रानी के चेहरे पर पड़ गए थे, और फिर इन सभी फीमेल्स ने मिलकर ये करके कई लोगों की जान बचाई और असुर को दंड दिया। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना।